हेलो बच्चों, तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसके चैप्टर नंबर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के 9 to 16 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बेटा 1 to 8 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इस एक्सरसाइज के। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है ना, तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम जो आगे के क्वेश्चंस हैं 9 से लेकर 16 तक वो करेंगे और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूंगी बेटा सभी क्वेश्चंस को। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा आपको ना इस क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है ना, टेबल दे रखा है आपको। टेबल में एस एम और टी ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ना आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बोला है कि हर केस के लिए चेक करके बताइए कि क्या ये जो एम पॉइंट है, ये जो एम पॉइंट है, क्या ये मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट एस टी का। हर केस के लिए चेक करना है आपको, हर केस के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, है ना। तो आपने बताना है कि क्या ये m जो है ये मिड पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट एस टी का, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, वो पता होना चाहिए आपका। और हर एक केस के लिए हम अलग अलग से चेक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है आपका, देखिए x कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि आपको मिड पॉइंट निकालना हो किसी भी लाइन सेगमेंट का, तो देखिए आपको देखिए उस पॉइंट के जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x कॉमा वाई कैसे निकलेगा आपका। x निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x1 प्लस x2 को 2 से डिवाइड करना होगा, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, y1 प्लस y2 करके उसको 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के लिए करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट रो पे देखिए आपके पास, फटाफट से लिख लीजिए। आपको s कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -3,0, और t को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि s और t से आपका लाइन सेगमेंट बन रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,0। एंड m जो है बताना है कि क्या ये मिड पॉइंट है, यानी कि m के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको वैसे दिया हुआ है 0, 0। तो जब हम एस टी जो लाइन है इसका निकालेंगे हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है, मिड पॉइंट निकालेंगे और देखेंगे क्या यही सेम आ रहा है, यही m पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ रहे हैं और जो हमारा मिड पॉइंट निकल कर आ रहा है, क्या वो दोनों सेम है। अगर सेम होगा तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो m है ये हमारा मिड पॉइंट है। ओके, तो देखिए करिए तो आपको समझ आ जाएगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ये है। अब देखिए एस टी, ये आपका एस टी लाइन सेगमेंट है, इसके नाम लिख लीजिए कोऑर्डिनेट्स के, x1 y1 x2 y2, ऐसे नेमिंग कर दोगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगा। अब देखिए मिड पॉइंट निकालना है आपको एस टी लाइन सेगमेंट का, तो x1 प्लस x2 करोगे, -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/2, 0/2, तो ये आ गया आपके पास 0,0, यानी कि एस टी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकल कर क्या आ रहा है आपके पास, 0,0। और आपको जो m मिड पॉइंट दे रखा है, कह रहा है कि m जो है वो आपका बताइए कि क्या ये मिड पॉइंट है। तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 0, 0, तो दोनों सेम है ना बेटा, दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा m जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये जो 0,0 आ रहा है तो यहाँ पर लिखो आप, दिस इज इक्वल टू m, दैट इज 0,0। therefore m is the midpoint of, तब हम कह सकते हैं कि जो m है हमारा वो हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ एस टी लाइन सेगमेंट का ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपसे पूछा है तो यहाँ पर यस हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले पेज पे हम इन तीनों के लिए चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेकंड रो के लिए चेक करते हैं अब बेटा हम।
तो सेकंड रो में आपको एस और टी क्या दे रखे हैं, लिखते हैं यहाँ पर। एस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,3, टी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4,5 एंड एम आपको बोला है कि बताइए क्या ये मिड पॉइंट है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग करते हैं अब। तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1 है ना, और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर मिड पॉइंट निकालते हैं एस टी लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6/2, 8/2। तो ये कैंसिल होएगा जब कैंसिल होके 3,4 आ जाएगा, है ना। अब देखिए मिड पॉइंट 3,4 आ रहा है और आपका एम भी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3,4 ही दे रखा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी दिस इज इक्वल टू एम that is 3,4 है ना। therefore हम कह सकते हैं कि m is the midpoint of ST। तो यहाँ पर हमारा m जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ST लाइन सेगमेंट का। तो यस आ जाएगा इसका आंसर भी। अब बेटा थर्ड रो के लिए चेक कर लेते हैं हम। थर्ड रो के लिए देखिए s कितना दे रखा है आपको, 0,0 0,0। टी कितना दे रखा है आपको, ध्यान से लिखना है। टी ये है आपका 0, -10 0, एंड एम कितना दे रखा है बेटा आपको, 0,5 0,5 दिया। चलिए करते हैं, तो मिड पॉइंट निकालते हैं यहाँ पर। मिड पॉइंट तो ये इसको नाम दे दीजिए x1 y1 x2 y2। तो x1 + x2 करिए, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 + -10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 0/2 और यहाँ पर -10/2। ये आ जाएगा आपके पास 0, -5 कैंसिल होके -10 और 2 कैंसिल होगा तो -5 आ जाएगा। यानी कि ST लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है आपके पास, 0, -5 0, -5 आ रहा है और आपको दे क्या रखा है, 0,5 दे रखा है ना। तो क्या ये m जो है मिड पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट का, नहीं होगा। जब मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला तो मेरे पास मिड पॉइंट निकल कर आ रहा है 0, -5। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी दिस इज नॉट इक्वल टू m, दिस इज नॉट इक्वल टू m, दैट इज 0,5। आपको यहाँ पर 0,5 दे रखा है ना m, तो ये हमारा इक्वल नहीं है इस m के, इक्वल नहीं है इस m के। तो हम लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पर 0,5 है बेटा, ठीक है ना। देयरफॉर m इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ, आप सिंपल ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये वाली लिखनी भी है आपको, है ना। दिस इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ST, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाली रो में आंसर क्या आ जाएगा मेरा, नो आ गया। अब फोर्थ रो के लिए देखिए आपके पास क्या क्या दे रखा है पॉइंट। फोर्थ रो के लिए आपको दे रखा है S दिया हुआ है बेटा -8,7 और T दिया हुआ है आपको 6, -3 एंड M दिया हुआ है आपको 0, -2। यही दिया है ना, हाँ ठीक है। चलिए इसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये x1 y1 x2 y2। ओके, तो ये मिड पॉइंट निकालते हैं। सेम सारा ऐसे ही एक ही जैसा है बस आपका, ठीक है। मिड पॉइंट देखिए यहाँ पर निकालिए, तो ये आ जाएगा -8 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 7 + -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और यहाँ पर आएगा 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास -1 और यहाँ पर 4/2। तो 4/2 कैंसिल होगा आपका, तो -1,2 -1,2 आ रहा है। जब मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला S और T का, ST लाइन सेगमेंट का, तो मेरे पास ये मिड पॉइंट आ रहा है। क्या ये सेम है M के, ना ये सेम नहीं है बेटा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी दिस इज नॉट इक्वल टू m, दैट इज 0, -2। इसके इक्वल ये नहीं आ रहा है। देयरफॉर m इज not the midpoint of
एस टी। तो यहाँ पर फोर्थ रो वाला भी जो है हम कहेंगे कि ये हमारा एम जो है मेरा मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब आपको सब रोज के लिए ना यहाँ पर जितने भी केस थे सबके लिए ना रीजन देना है बेटा। ये तो समझ आ गया होगा ना आपको किस तरीके से करना है, सारे एक ही जैसे, आपको बस चेक करना है, ठीक है। अब रीजन देना है, तो चलिए मैं यहाँ पर रीजन लिख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर केस के लिए रीजन लिखा है। अब यस क्यों है यहाँ पर, यस क्यों था, क्योंकि बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ एस एंड टी है 0 0 0 0 निकल कर आ रहा था फर्स्ट केस में, और जो कि सेम है एम के बराबर है ना। अब यहाँ पर भी यस था, बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ एस एंड टी इज 3,4 निकल कर आ रहा था, हमने निकाला, जो कि सेम है इस एम के, है ना। तो एम हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर नो है, तो देखिए बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ एस एंड टी इज 0,-5 ये आ रहा था हमारा मिड पॉइंट निकल कर, ना कि ये है हमारा, ठीक है। 0,5 हमारा मिड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर देखिए एस और टी का मिड पॉइंट निकल कर आ रहा था -1,2, ना कि 0,-2। तो ये इस केस में हमारा एम जो है वो मिड पॉइंट नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको ना यहाँ पर लास्ट में बोला है कि व्हेन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एस एंड टी। तो यहाँ पर बोला है जब आपका जो m है ना, अगर वो मिड पॉइंट है s और t का, एस टी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए दोनों केस में मिड पॉइंट है ये, ठीक है, एस टी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो क्या कोई कनेक्शन फाइंड आउट कर पाओगे इनके कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान दी, तो देखिए यहीं पर देखिए ये सेकेंड रो में ये आपका था कि ये m जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स में आप कोई कनेक्शन देख रहे हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो m निकल कर आया है मिड पॉइंट, वो कैसे निकल कर आया है, कैसे निकल कर आया है, जब आपने s और t का x कोऑर्डिनेट देखे, x कोऑर्डिनेट का जब एवरेज निकाला आपने, तो आपका x कोऑर्डिनेट निकल कर आया है m पॉइंट का, है ना। और y, ये जो y कोऑर्डिनेट है आपके पास, मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y, यानी कि x कैसे निकला आपका, जब आपने s और t के x कोऑर्डिनेट्स को आपस में प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि x कोऑर्डिनेट का जब आपने एवरेज निकाला तो m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल कर आया। सेम उसी तरह जब आपने s और t के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकाला तो आपके पास मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकल कर आया है। ये चीज समझ में आई, यही चीज तो है ये फॉर्मूले में यही तो है। x कोऑर्डिनेट, अगर मिड पॉइंट आपके पास m है, तो उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेट कर लेते हैं, x, y। तो x कैसे निकलता है हमारा, जब हम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यानी कि जो लाइन सेगमेंट, जिस लाइन सेगमेंट से जिन दो पॉइंट्स से लाइन बन रही है आपकी, ठीक है, तो उनके x कोऑर्डिनेट्स का क्या करिए, एवरेज कर दीजिए, तो आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज कर दीजिए, तो आपके पास y कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा मिड पॉइंट का, ठीक है। कहने की बात ये है। अब इसको आपको वर्डिंग्स में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वर्डिंग्स में लिखकर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर कनेक्शन लिख दिया है कि एस टी और एम में क्या कनेक्शन है। तो एम आपका मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे आया आपका, जब आपने s और t के x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज किया तो आपके पास मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया, और जब आपने s और t के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज किया तब आपके पास मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये कनेक्शन है तीनों पॉइंट्स में, समझ में आई बात। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हमें दिया है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m -7,1 is the midpoint of a 3,-1 and b x, y। तो देखिए बेटा, आपको ना यहाँ पर बोला है कि ये जो m है ना आपका, ये मिड पॉइंट है a और b का। तो यानी कि ये जो a और b पॉइंट है ये मिलकर एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं करती हूँ। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका a है, ये पॉइंट आपका b है। a के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे हैं, 3,-4। b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x, y नहीं दे रखे हैं, ठीक है। x, y दिया, ये x, y आपको निकालना है, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। यहाँ पर आपको ना मिड पॉइंट गिवन है बेटा,
मिड पॉइंट गिवन है, तो ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आपको दे रखा है एम, एम के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -7, 1। तो यहाँ पर देखिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकालेंगे। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में ना मिड पॉइंट तो गिवन है, तो मिड पॉइंट गिवन है, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या होता है। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होता है। अब मिड पॉइंट आपको दे रखा है m, है ना, मिड पॉइंट आपको m दे रखा है, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7, 1। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये a और b पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं x1 y1 और इसको नाम देते हैं x2 y2। ओके, अब देखिए x1 कितना है 3, x2 कितना है आपके पास x, तो 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना है -4, y2 कितना है आपके पास y डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट आपको गिवन है m, तो उसको आपने इधर लिख लेना है क्योंकि ये चीज आपको दे रखी है ना। यानी कि ये आपका क्या होता है, एक तरह से x है ना, x होता है और ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस x कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए -7 को हम क्या करेंगे, एक बार 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इसके इक्वल रख लेंगे, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम इसके बराबर रख लेंगे। तो 1 इज इक्वल टू -4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, यानी कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये करते थे, मिड पॉइंट में यही करते हैं ना, x और y के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ते थे ना मिड पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर तो मिड पॉइंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस x कोऑर्डिनेट को इसके बराबर रख लेंगे, है ना, और इस y कोऑर्डिनेट को हम इसके बराबर रख लेंगे। अब इक्वल रखने के बाद इसको सॉल्व करिए, आपके पास x और y निकल कर आ जाएगा। तो इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो -7 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, -14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, एक्स को बेटा यहीं पर रखिए, -14 -3 प्लस का 3 है, इधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -17। x की वैल्यू कितनी आ गई, -17। इधर भी 2 क्या करिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 प्लस y। अब यहाँ पर 2 -4 है, इसको इधर लेकर आइए, प्लस का 4 हो जाएगा, y इधर अकेला रह जाएगा, तो y की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी 6, y की वैल्यू 6 आ गई। अब आपको क्या निकालना था, यानी कि b पॉइंट आपको दे रखा था, b पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे x, y, ये निकालना था आपको। तो x और y की वैल्यू निकल कर आ गई, यानी कि b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास -17, सॉरी ये -17, 6। ठीक है, -17 है ये, है ना। आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -17, 6। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको यहाँ पर मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है तो उसका यूज करके हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी, using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16,-2। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपको बोला है कि मान लीजिए आपके पास P और Q ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, जो कि आपके ट्राइसेक्शन पॉइंट्स हैं इस लाइन सेगमेंट AB के। यानी कि आपके पास मान लीजिए ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ना P और Q, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइसेक्शन पॉइंट्स हैं इस ए बी लाइन सेगमेंट के। यानी कि आपके पास मान लीजिए ये ए बी लाइन सेगमेंट है ना, ए बी लाइन सेगमेंट है। अब ये जो P और Q पॉइंट है ना, इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं P और Q, ये इस लाइन सेगमेंट AB को
तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको ट्राइसेक्शन पॉइंट्स कहा गया है। अब देखिए तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपको P और Q जो दोनों पॉइंट्स है ना, इनके ये जो मिड पॉइंट है, इनके आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके आपको P और Q के ना कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल कर बताने हैं, ठीक है। और A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, उसको हम लिख लेते हैं 4,7 और यहाँ पर दिया है 16,-2। इतना क्लियर हुआ। अब आपको P और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल कर बताने हैं, तो क्यों ना मैं इसको लेट कर लूँ x1, y1 और इसको लेट कर लेते हैं x2, y2, ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे और P और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता ही है ना क्या होता है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार। तो ये देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है आपका, है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ताकि मुझे P और Q पॉइंट्स के जो है कोऑर्डिनेट्स निकल जाएं हमारे पास। अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करना है। तो देखिए मैं पता है क्या करूंगी, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि AQ को लेते हैं, AQ को लेते हैं तो P आपका मिड पॉइंट किसका होगा, AQ लाइन का, ठीक है। तो मैं पता है क्या करूंगी, सबसे पहले ना x कोऑर्डिनेट निकालने का कोशिश करूंगी। x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं टू फाइंड दी x कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखते जाइएगा। टू फाइंड दी x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट निकालने का कोशिश कर रहे हैं हम, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि x1 और x2 हमें निकालना है सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर देखिए P जो है, यहाँ पर लिखिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। अब इस AQ का P जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा, है ना, P जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो अभी x वालों पर ही ध्यान दो। तो ये जो फर्स्ट नंबर होते हैं ये हमारे x वाले ही तो रहते हैं। तो यहाँ पर P अगर मेरा मिड पॉइंट है तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई बात, यही चीज तो है मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए हमारे पास यही होता है ना, x, y, यानी कि मिड पॉइंट का ये जो x कोऑर्डिनेट होता है ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो मिड पॉइंट का ये जो x कोऑर्डिनेट है बच्चा, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये किसके बराबर होगा, 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 इसके बराबर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए इसको। अब इस पर आइए तो ये यहाँ पर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, है ना। तो यहाँ पर भी यही काम करिएगा। तो यहाँ पर Q अगर मिड पॉइंट है तो ये इसका x कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, x2 किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज समझ में आई। सेकंड नंबर दे दीजिए इसको इक्वेशन का। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए आप ना चाहे x2 का वैल्यू इसमें रख लीजिए या x1 का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना x2 की जो वैल्यू है, सॉरी x1 की जो वैल्यू है मैं वो यहाँ पर रखने जा रही हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसको यहाँ पर भी रखकर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन सेकेंड आपको क्या दे रखी है, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, ये दे रखी है। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अभी। तो देखिए x1 की जगह मैं क्या रखूंगी, यहाँ पर लिखते हैं x2 इज इक्वल टू x1 की जगह बच्चा मैं रख दूंगी 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16 और यहाँ पर ये नीचे 2 है। ये चीज समझ में आई, यानी कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से आया आपका। तो मैंने क्या किया, x1 की जो वैल्यू ये पूरी आई है ना, इसको मैंने इस इक्वेशन में रख दिया, सेकंड इक्वेशन में रख दिया। तो सेकंड इक्वेशन ये थी मेरे पास, x1 की जगह आप ये रख दोगे। अब इसको सॉल्व करिए, x2 इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर एलसीएम ले लीजिएगा,
ऊपर एलसीएम लोगे तो 4 प्लस x2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 32 और ये 2 और यहाँ पर नीचे आपके पास 2 है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस x2 प्लस 32, यहाँ पर ये 4 है ना। तो ये x2 इज इक्वल टू 36 प्लस x2 अपॉन में 4। तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x2 इज इक्वल टू 36 प्लस x2 और यहाँ पर x2 को इधर ले जाइए, 4x2 माइनस x2 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आया 3x2 इज इक्वल टू 36, यानी कि आपके पास x2 कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आपके पास आ जाएगा 12 आ गया आपके पास x2 निकल कर। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x2 आपके पास आया है, x2 आपके पास आ गया 12। इतना समझ में आया, x2 12 आ गया। चलिए इसको आगे करते हैं, अब हम x1 निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास x2 12 आया। अब आप किसी भी इक्वेशन में देखिए रखकर x1 निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि x1 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 16 बाय 2, यानी कि ये 8 आ जाएगा। तो आपके पास x1 कितना आ गया, 8 आ गया। x1 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। ये जो p और q का x1 और x2 है ये आपका निकल गया ना। x1 8 आ गया, x2 आपका 12 आ गया। अब आपको किस पर मेहनत करनी है, y1 और y2 निकालने के लिए मेहनत करनी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, जैसे मैंने टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट, अब हम लिखेंगे टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट निकालने पर आपने मेहनत करनी है। y कोऑर्डिनेट अब कैसे निकलेगा, अब देखिए फिर से वही चीज हम अप्लाई करेंगे। सेम हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ का मिड पॉइंट है। तो अब y कोऑर्डिनेट को देखिएगा बेटा, y कोऑर्डिनेट देखिए तो y1 किसके इक्वल हो जाएगा, y1। अब y कोऑर्डिनेट देखो 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई ये चीज, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, अब ऐसे ही फिर से Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट देखिएगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस -2, तो ये तो आपके पास -2 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ y1 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू y1 -2 डिवाइडेड बाय 2, ये आया है ना। तो इसको मान लीजिए आप फोर्थ इक्वेशन। समझ में आई ये चीज, फोर्थ इक्वेशन मान ली आपने। अब हम क्या करेंगे, आपके पास y1 की ये इक्वेशन है, y2 की ये इक्वेशन है। अब आप किसी में भी एक इक्वेशन पुट करके किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में मैं इस y1 की वैल्यू यहाँ पर रखूंगी। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ इक्वेशन आपके पास क्या है, सबसे पहले उसको लिख लो ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 -2, यहाँ पर ये 2 है ना। तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 माइनस का 4, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ 1 है ना। तो यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर देखिए 1 है, 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, है ना। 1 के टेबल पर 2 कब जाता है, 2 टाइम्स, तो 2 से हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज समझ में आई। और नीचे भी आपका 2 चल रहा है, उसको भूलिएगा मत, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 7 -4 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 प्लस y2, और ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई, है ना।
तो यहाँ पर देखिए 4 इधर जाएगा, 4y2 इज इक्वल टू 3 प्लस y2 इधर लेकर आओ, 4y2 माइनस y2 इज इक्वल टू 3, 3y2 इज इक्वल टू 3, तो y2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1 आ गया है ना। तो यानी कि आपके पास y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, y2 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है बेटा। ठीक है, आगे यहाँ कर लेते हैं हम। तो देखिए y2 की वैल्यू 1 आ गई। अब आप किसी भी इक्वेशन में थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में y2 की वैल्यू रखकर y1 निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी पुट द वैल्यू ऑफ y2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड है ना। थर्ड इक्वेशन में मैं y2 की वैल्यू रख लेती हूँ। तो y1 इज इक्वल टू, सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिएगा ताकि आपकी कोई गलती ना हो। अब यहाँ पर y1 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। तो y1 आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, y1 4 आ गया है ना बेटा। तो यहाँ पर अब देखिए y1 4, y2 1, y2 1। तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी therefore p क्या था आपके पास, x1, सॉरी यहाँ पर देखिए हिल रहा है ये। तो देखिए therefore p क्या था आपके पास, माना था आपने x1 y1 माना था। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए कितना आ गया, आपके पास p कितना आ गया है। तो x1 आपका कितना है 8 और y1 कितना है बेटा 4। तो p के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए है ना। x1 y1 आपने लेट किया था, x1 8 आया, y1 4 आया। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। एंड q के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेट किया था, x2 y2। x2 कितना निकला था हमारा, x2 12 निकला था है ना। तो ये आ जाएगा 12 कॉमा y2 कितना आया 1, तो ये 1। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं 8,4, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे पास 12,1। तो देखिए थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है। बस आपने ध्यान रखना है, दिमाग लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का ही यूज करना है हमें। तो हम सबसे पहले x कोऑर्डिनेट पर काम करेंगे, फिर हम y कोऑर्डिनेट पर काम करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज निकल जाएंगी, फिर हम y कोऑर्डिनेट पर काम करेंगे तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएंगी। उस तरीके से हमारे पास p और q कोऑर्डिनेट्स की जो पॉइंट्स हैं वो निकल कर आ जाएंगे है ना। P और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में ना बेटा आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमें दिया है गिवन द पॉइंट्स A, B एंड C शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल K whose center is the origin O 0 0, what is the radius of circle K। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है, बोला है कि शो करके दिखाइए कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना बेटा ये एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। और इस सर्कल का आपको सेंटर दिया हुआ है ओरिजिन, ठीक है 0 0 दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स। अब आपको बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स आपको दिए हैं ये इसी सर्कल पर लाई करते हैं, और आपको रेडियस भी बताना है इस सर्कल का। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ओरिजिन से लेकर ए तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ओरिजिन से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ओरिजिन से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तीनों डिस्टेंस अगर हमारे सेम आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे इसी सर्कल पर लाई करते हैं। और रेडियस क्या होगा आपका, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, इन तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस निकल कर आएगा ओरिजिन से वो सेम होगा। ठीक है, वो सेम होगा तो वही तो रेडियस कहलाएगा आपका, वही रेडियस कहलाएगा बेटा। ओरिजिन से लेकर आप कहीं पर भी सर्कल पर टच कर दो, ठीक है, ओरिजिन से, तो वही तो आपका रेडियस होता है। रेडियस वही होता है ना आपका। देखिए ये पूरा तो आपका डायमीटर होता है, डायमीटर का अगर आप हाफ कर दोगे तो वो आपका रेडियस कहलाता है कि नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हम कौन सा वाला यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखूंगी मैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम अभी। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा बेटा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x² प्लस y²।
ठीक है। अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस निकालना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 64 यानी कि रूट 65 यूनिट्स, है ना। फिर हमें ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है, अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 69 और ये सॉरी 16 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 49, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 65 यूनिट्स। नेक्स्ट है ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस, तो अंडर रूट -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 16, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 65 यूनिट्स। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ तीनों मेरे जो डिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं ना, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट 65, यही आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो तीनों पॉइंट्स हैं वो इसी सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा बेटा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 65, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आपका ये जो ओरिजिन से लेकर ये सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट है, ओरिजिन से लेकर आप यहाँ पर जब टच करोगे तो वही तो आपका रेडियस कहलाएगा, जितना डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का होगा डिस्टेंस, वही आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपका शो भी हो गया, यहाँ पर आपके जो तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है वो हमारे इसी सर्कल पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सभी पॉइंट्स का ओरिजिन से इक्वल आ रहा है ना। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। हमें दिया है गिवन द पॉइंट्स D -5, 6 एंड E 0,9, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। तो सर्कल के यानी कि पिछला वाला ही सर्कल है, तो वहां से हमें उस सर्कल से ना रेडियस आपने निकाला था ना वहां से रूट 65, तो वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। कैसे, तो देखिए आपको ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं डी और ई, आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के अंदर हैं या सर्कल के ऊपर हैं या सर्कल से बाहर हैं, तो वो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, इन तीनों पॉइंट्स को पढ़िए एक बार, क्या है कि ध्यान से समझिए। अगर आप ना क्या करोगे कि ओरिजिन से एक बार इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालोगे, फिर ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालोगे, फिर हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो अगर इस रेडियस से कम होगा डिस्टेंस, तो हम कहेंगे हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर ही है। समझ में आई बात। अगर हमारा डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है कहीं पर, ठीक है, यानी कि इस बाउंड्री पर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। समझ में आई बात। अगर हमारा डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आ जाता है, ग्रेटर देन रेडियस आ जाता है, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस निकल कर आ जाता है, तब तो हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर ही चला जाएगा, ठीक है, सर्कल के बाहर लाई करेगा। समझ में आई बात। डिस्टेंस अगर कम है रेडियस से, डिस्टेंस अगर आपका रेडियस से कम होगा तो आपका पॉइंट जो है वो अंदर ही कहीं ना कहीं होगा सर्कल के, ठीक है। अगर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा रेडियस से तो वो खुद ही बाहर चला जाएगा पॉइंट, है ना। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा रेडियस से तो वो पॉइंट बाहर ही चला जाएगा सर्कल से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम पता कैसे लगाएंगे, हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे हमें यहाँ पर लिख लीजिए, आपको रेडियस हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना फर्स्ट पार्ट में रूट 65, वो भी लिख लीजिए। अब हमें कंपेयर करना होगा ना, तो सबसे पहले मैं ओ डी निकालूंगी। ओ डी
ओ डी निकालेंगे, फिर हम ओ ई निकालेंगे। तो ओ डी पॉइंट्स क्या है, -5 और 6, तो -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 36 यानी कि √61। अब देखिए बच्चा, √65 से क्या है, छोटा है ना, √61 इज लेस देन √65, छोटा है। तो हमारा जो डी पॉइंट है, द पॉइंट डी 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 क्या है, -5, C लाइज विद इन द सर्कल। विद इन द सर्कल कह सकते हो या इनसाइड द सर्कल, है ना, इनसाइड, विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर है। डी पॉइंट हमारा सर्कल के कहीं अंदर है, कहीं पर भी, ठीक है। ये समझ में आई बात। अब ये हमने ओडी के लिए चेक किया, अब हम ओरिजिन से लेकर, ये हमारा ओरिजिन है ओ, ठीक है, ओरिजिन से लेकर हम ई पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन से ई पॉइंट तक के लिए चेक करते हैं। ई पॉइंट आपको कितना दे रखा है, 0 और 9, 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √81। अब देखिए √81 जो है ये बड़ा है ना √65 से, तो √81 इज ग्रेटर देन √65। बड़ा है डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, तो ई पॉइंट आपका सर्कल से बाहर कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो सो द पॉइंट ई कितना है, 0,9 लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के कहीं ना कहीं वो बाहर है आपका पॉइंट। यानी कि मान लेते हैं डी पॉइंट आपका यहाँ पर है, ई पॉइंट सर्कल के बाहर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। कहने का मतलब ये है, समझ में आई बात। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। डिस्टेंस से कम है रेडियस, डिस्टेंस आपका कम है रेडियस से, तो सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करेगा। डिस्टेंस और रेडियस दोनों बराबर हैं, तो पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर ही रहेगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा है रेडियस से, तो पॉइंट आपका सर्कल से बाहर लाई करेगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स DE एंड F गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ DE एंड F are 5,1, 6,5 and 0,3 respectively. Find the coordinates of A, B and C. तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपको बोला है कि ना आपके पास ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ABC दे रखा है ट्राइंगल, जिसके आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं DEF। ये DEF क्या है, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये आपको गिवन है, मिड पॉइंट्स आपको गिवन है बेटा, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, ABC, इन तीनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल कर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके ABC पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लेट कर लूंगी A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेंगे x2 y2, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेंगे x3 y3। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट कर लिया, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट किया है x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट करा है मैंने x2 y2, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट किया है x3 y3। ठीक है बच्चा, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला को, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। यहाँ x, y निकालने का, ठीक है। मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं x, y। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दे रखा है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम D को लेकर चलेंगे कि D हमारा मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AB लाइन का, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D इज द, सबसे पहले D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D मेरा मिड पॉइंट है इस AB का, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये जो, यानी कि ये चीज आपको गिवन है, ये चीज गिवन है बच्चा, और
यहाँ पर हम ये वाला चीज यहाँ पर करेंगे, x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, मिड पॉइंट आपको दे रखा है, d इज द मिड पॉइंट, d आपको गिवन है, कितना है 5,1, तो ये बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात, ये बराबर हो जाएगा, आपको मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो ये आप मिड पॉइंट की जगह ये 5,1 लिख लोगे। अब इसको कंपेयर करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ये x कोऑर्डिनेट वालों को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करो, और ये y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट्स को y कोऑर्डिनेट वालों के साथ कंपेयर किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। ओके, इतना समझ में आया। इसी तरीके से हम ई और एफ के लिए भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ई। ई इज द midpoint of E is the midpoint of BC। अब देखिए, E मिड पॉइंट आपको गिवन है, और BC यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, E मिड पॉइंट के क्या है 6,5। ओके, अब इसको देखिए, यहाँ पर x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 के इक्वल हो जाएगा, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 5 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो x2 प्लस x3 ये हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो ये 12, तो ये थर्ड इक्वेशन मान लो आप, है ना, थर्ड इक्वेशन मान लो। अब नेक्स्ट है y2 प्लस y3, और ये 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो। क्लियर हुआ इतना। आगे करते हैं, अगला क्या है, f है आपके पास, f इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखिए AC के क्या है, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू f मिड पॉइंट क्या है 0,3। अब यहाँ पर हम इक्वल रख लेंगे, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 को 0 के इक्वल, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 3 के इक्वल, इधर जाएगा 2 तो 0 बन जाएगा, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, इसको मान लो फिफ्थ इक्वेशन, है ना, फोर्थ के बाद फिफ्थ आ गया, y1 प्लस y3, 2 इधर जाएगा तो 2 3 6, ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ इक्वेशन। इतना आ गया आपके पास, इतना क्लियर हुआ। अब पता क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स वाले देखिए, एक्स वाले जो है ना उनको, एक्स वाली जो इक्वेशंस है उनको ऐड करेंगे एक साथ, है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। चलिए ऐड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो फटाफट से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है बेटा आपके पास, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, ये है ना, तो इसको आप x1 प्लस x2 इधर रहेगा, प्लस थर्ड इक्वेशन में x2 प्लस x3, फिफ्थ इक्वेशन देखिए, फिफ्थ इक्वेशन x1 प्लस x3, अब इधर वाले इक्वल टू के इधर क्या है 10, 12 और 0 है ना, तो 10 प्लस 12 प्लस 0। समझ में आई बात, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। अब देखिए x1 एक बार, दो बार तो 2x1 प्लस x2 दो बार तो 2x2 प्लस दो बार x3 है तो 2 टाइम्स x3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 22। 2 कॉमन ले लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आपके पास 11 आ गया, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, ये आ गया बेटा आपके पास, है ना, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, कुछ भी देखिए, आप क्या करिए, आपके पास
x1 प्लस x3 का भी वैल्यू है, x2 प्लस x3 का भी वैल्यू है, किसी भी को भी ना यहाँ पर रखिए, आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना x1 प्लस x2 क्या दे रखा है 10, उसकी जगह यहाँ पर रखती हूँ, मेरे पास x3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, ये है ना। तो इसमें रखूंगी, मैं इस इक्वेशन में रखूंगी। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 दे रखा है आपको। तो इसकी जगह मैं 10 रख लेती हूँ। चलिए रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x3 इज इक्वल टू 11 माइनस 10, यानी कि x3 आपके पास कितना आ गया, 1 निकल कर आ गया। एक काम हो गया, x3 निकल कर आ गया। अभी मुझे x1 और x2 को निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगी, x3 आ गया ना बच्चा। अब हम देखिए ये रख लेते हैं, x2 और x3 की जगह रख लेते हैं, कुछ भी रख लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। फिर से ये वाली इक्वेशन लिखिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, लिखा मैंने। अब मेरे पास पता है मुझे x2 प्लस x3 क्या है, मेरे पास 12 है। तो x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 11, x1 इज इक्वल टू 11 माइनस 12, तो x1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इतना क्लियर हुआ, x1 माइनस 1 आ गया, x3 1 आ गया। अभी भी मुझे x2 चाहिए, तो इन्हीं दोनों को क्यों ना मैं यहीं रख लेती हूँ, है ना। तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 है। x1 माइनस 1 आया, x2 मुझे नहीं पता, x3 कितना है, 1 मिला मुझे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये -1 और +1 तो कैंसिल ही हो जाएगा। x2 आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। ये तो आपका 0 ही बन गया ना बेटा। x2 आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, 11, ये कैंसिल ही हो गया, है ना। x2 11 आ गया, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपको x1, x2 और x3 का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये y वाली जो सारी इक्वेशंस है ना, उनको ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। तो अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन में y है, देखिए सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ में रहेगा, है ना। सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 है, तो y1 प्लस y2। फोर्थ इक्वेशन है y2 प्लस y3, और सिक्स्थ इक्वेशन है y1 प्लस y3 और इक्वल टू के इधर क्या है, फटाफट उनको ऐड कर लो, 2 प्लस 10 प्लस 6, है ना। तो 2 प्लस 10 प्लस 6 यही है। चलिए इसको करते हैं, 2 टाइम्स y1, 2 टाइम्स y2, 2 टाइम्स y3 इज इक्वल टू 12 प्लस 16 18, ये हो गया। अब 2 कॉमन लिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18/2, 2 इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल हो गया, 9 आ जाएगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, ये आ गया बच्चा आपके पास, ये इक्वेशन आ गई। अब इसका यूज करेंगे फटाफट से, चलिए करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट देखिए सेकेंड इक्वेशन मेरे पास y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है। तो अब मैं ये इस इक्वेशन में रखूंगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 है, तो इन दोनों की जगह मैं 2 रख सकती हूँ, हाँ रख सकती हूँ। तो यहाँ पर y3 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2, यानी कि y3 आपके पास आ गया 7 आ गया y3, है ना। y3 आपके पास 7 आ गया बच्चा, 7 आ गया। आगे देखिए, अब मैं इसका यूज कर लेती हूँ फोर्थ इक्वेशन का, है ना। तो यहाँ पर लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, यही दे रखी है ना, हाँ यही दे रखी है। तो ये इस इक्वेशन को फटाक से लिखिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, लिखा मैंने।
अब y2 प्लस y3 कितना है 10 है, तो y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9, तो y1 कितना आ जाएगा 9 माइनस 10 इज इक्वल टू y1 आपके पास आ गया माइनस का 1, y1 माइनस का 1 आ गया। तो चलिए इसको आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें दो वैल्यूज मिल गई तो मैं क्यों ना इसी में रख लूँ दोबारा से। तो देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, y1 मिला है -1, y2 मुझे नहीं मालूम, y3 कितना मिल गया 7। तो यहाँ पर देखिए -1 प्लस 7, तो ये आ जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 9, तो y2 इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो आपके पास आ जाएगा ये 3, है ना। तो ये y2 निकल कर आ गया आपके पास 3। देखिए ये आ गया आपके पास। अब x1 x2 x3 इसका भी वैल्यू मिल गया, y1 y2 y3 इसका भी वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी अब therefore the coordinates of ए बी सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए को क्या माना था x1 y1, बी को क्या माना था x2 y2, सी को क्या माना था x3 y3, यही माना था ना। तो चलिए ध्यान से लिखिएगा, x1 कितना मिला था मुझे, तो देखिए बेटा x1 हमें मिला था यहाँ पर x1 -1 मिला है। देखिए x1 -1 था, तो यहाँ पर -1 कॉमा y1 कितना है -1, समझ में आई बात। अब x2 11 था मेरा और y2 मेरा 3 है ना। यहाँ पर लिखेंगे x2 मेरा कितना था 11, y2 मेरा कितना मिला मुझे 3 मिला। तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। c के कोऑर्डिनेट्स x3 और y3, x3 कितना था 1, तो यहाँ पर लिखिए 1, y3 कितना मिला था मुझे 7, तो ये 7। तो देखिए सारे निकल कर आ गए कोऑर्डिनेट्स, है ना इजी। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि किस तरीके से मुझे करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ मिड पॉइंट्स दे रखे थे, तो मिड पॉइंट्स की हेल्प से हमने क्या किया, ए बी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकाल लिए। समझ में आई बात। नहीं क्लियर हुआ होगा तो दोबारा से पूछ लीजिएगा। लेंथी क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. तो बेटा आपको बोला है कि ना एक सिटी के दो मेन रोड्स हैं। अब ये जो दोनों मेन रोड्स हैं ये सिटी के बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच में ये दोनों मेन रास्ते जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब ये जो दोनों रोड्स हैं, ये जो दोनों मेन रोड्स हैं, ये ना बेटा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। आगे कहा है कि सिटी की जो बाकी सभी स्ट्रीट्स हैं, यानी कि शहर की जो बाकी सभी गलियां हैं, ये इन्हीं दोनों मेन रोड्स के पैरेलल बनी हुई है और सभी गलियों के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है। आपको क्या करना है, ईच डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको 10-10 स्ट्रीट्स जो है वो बनानी है, यानी कि 10 गलियां बनानी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, हर डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको 10 स्ट्रीट्स बनानी है, उसी तरह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको 10 स्ट्रीट्स बनानी है। आगे फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर के बराबर लेकर चलो और एक मॉडल तैयार करो सिटी का अपनी नोटबुक में। ठीक है, इस सिटी का मॉडल तैयार करो अपनी नोटबुक में, जिसमें आप रिप्रेजेंट करो रोड्स और स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से। ठीक है, सिंगल लाइन से आपको रिप्रेजेंट करना है रोड्स और स्ट्रीट्स को। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैंने ये मॉडल तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए हमें बोला है कि दो मेन रास्ते हैं इस शहर के। दो मेन रास्ते कौन से हैं, ये वाले देखिए, ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो दोनों मेन रोड्स हैं ये एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना। यही बोला था ना आपको,
है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये दोनों मेन रोड्स जो है वो जा रहे हैं। और आगे बोला है कि हर डायरेक्शन में आपको 10-10 स्ट्रीट्स जो है वो बनानी है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 और इधर 6 7 8 9 10। ठीक है, रेड कलर से देखिए जो मैंने बनाई है ना गलियां, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल बनाई है। ठीक है, 10 स्ट्रीट्स बन गई। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखिए ब्लू लाइन से बनाया है 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10। ठीक है, 10-10 स्ट्रीट्स बना ली मैंने हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, यही आपको बोला गया था मॉडल तैयार करने के लिए। तो देखिए ये आपका मॉडल तैयार हो गया। आगे आपको बोला है बेटा कि देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल। Each street intersection is formed by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. आपको बोला है कि ना इस मॉडल में अगर आप देखोगे, इस मॉडल में आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो स्ट्रीट इंटरसेक्शन आप देख रहे होंगे, यानी कि दो स्ट्रीट्स, दो गली जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है हर जगह। अगर आप देखोगे ना, देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये, तो दो गलियां यहाँ पर आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहीं पर भी देख लीजिए तो दो गलियां आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आगे यही बोला है कि ये जो दो गलियां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक तो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और एक आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। आप ध्यान से देखिए, कोई भी यहाँ पर गली का ये आप देख लीजिए, यहाँ पर इंटरसेक्शन एक तो आपकी क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली गली है और एक आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली गली है। ठीक है, ये आप क्रॉस स्ट्रीट देख रहे हो ना, जहां पर दो स्ट्रीट्स, दो गली आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली है। ये चीज समझ में आई। आगे आपको बोला गया है ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर टू द फॉलोइंग मैनर, यानी कि हर स्ट्रीट इंटरसेक्शन को बड़े ही बाकायदे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। कैसे बताया गया है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कहा है कि अगर सेकेंड स्ट्रीट जो है रनिंग मतलब सेकेंड स्ट्रीट जो है वो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो उस स्ट्रीट इंटरसेक्शन को कहा गया है 2,5। ठीक है, उसको नाम दिया गया है, स्ट्रीट इंटरसेक्शन को नाम दिया गया है 2,5, यानी कि यहाँ पर सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, यानी कि सबसे पहले जो है वो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का देखना है, फिर आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी सेकेंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी कि ये देखिए ये सारी क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गली बनी है, तो सेकेंड स्ट्रीट 1 2, तो ये दूसरी गली हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और फिफ्थ गली लेनी है आपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5। तो ये देखिए ये सेकेंड गली, ये सेकेंड गली और ये फिफ्थ, यानी कि यहाँ पर आएगा आपके पास, है ना। देखिए ये सेकेंड गली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ये फिफ्थ गली आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा आपका, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा आपका 2,5। 2,5 यानी कि 2 किसको बता रहा है कि ये दूसरी गली है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, और ये 5 नंबर किसको बता रहा है कि ये फिफ्थ गली है आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली। ये चीज समझ में आई। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3, यानी कि 4,3 की कितने ऐसे स्ट्रीट इंटरसेक्शन होंगे, ऐसे कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन होंगे 4,3 के, यानी कि 4 नंबर क्या है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली गली, 1 2 3 4, ये 4 आपका क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की गली, और 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, इसी में देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर 4,3। तो ऐसी कितनी गलियां हैं आपके पास, ऐसी कितनी गली होंगी, सिर्फ एक ही गली होंगी। हमेशा याद रखना हर गली का अपना ही एक यूनिक नाम होगा, है ना। तो ऐसी सिर्फ क्या होंगी, ओनली 1, एक ही गली होगी आपकी, ऐसी एक ही स्ट्रेट इंटरसेक्शन होगा 4,3 का, है ना। आगे देखिए 3,4 का पूछा है, यानी कि 3 गली देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 1 2 3,
ठीक है, 1 2 3, फिर 4 देखिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3,4, ये वाला क्रॉस स्ट्रीट इंटरसेक्शन जो है 3,4। तो ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे हमारे पास? एक ही होगा बेटा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली वन, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ओनली वन। तो आप कोई सी भी स्ट्रेट इंटरसेक्शन उठाकर देख लोगे, सबका नाम अलग अलग होगा। तो यहाँ पर बेटा सभी स्ट्रेट इंटरसेक्शन का जो नाम होगा ना वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा था 4,3 के कितने स्ट्रेट इंटरसेक्शन होंगे? सिर्फ एक ही होगा, ओनली वन, और इसका भी कितना होगा? ओनली वन। तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, इंटरेस्टिंग है, आपको ये समझना पड़ेगा और इस तरीके से आपको इसका मॉडल जो है वो तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixels wide and 600 pixels high. A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its center at the point A. Another circular icon of radius 100 pixels drawn with its center at the point B. डिटरमाइन। तो देखिए बेटा आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि ना एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जो कि डिस्प्ले करता है इमेजेस को एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन के ऊपर, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होता है और इस स्क्रीन की जो चौड़ाई है वो 800 पिक्सल्स दी हुई है और जो हाइट है यानी कि लंबाई जो है स्क्रीन की वो 600 पिक्सल्स है। ठीक, आगे बोला गया है कि ना आप क्या करिए, 80 पिक्सल्स रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करिए जिसका सेंटर क्या होगा? ए सेंटर होगा। इस ए सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इस ए पॉइंट को सेंटर मानकर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल का रेडियस लेना है 80 पिक्सल। समझ में आई बात? फिर आगे कहा है कि एक अनदर सर्कल ड्रॉ करिए जिसका रेडियस लीजिए 100 पिक्सल और इसका सेंटर क्या होगा? बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यानी कि बी पॉइंट को सेंटर मानकर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या होगा? 100 पिक्सल्स। ओके, बात समझ में आई? चलिए यहाँ पर देखिए मैंने ये ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर बोला है कि जो ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन है आपकी, ये 800 पिक्सल्स वाइड है। तो यहाँ पर देखिए ये 800 पिक्सल्स, मैंने यहाँ पर 1 यूनिट को 100 पिक्सल्स के बराबर लिया है। तो ये देखिए 100 पिक्सल्स, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 800। ठीक है, तो ये 800 पिक्सल्स वाइड है, चौड़ाई इसकी स्क्रीन की इतनी दे रखी है और हाइट स्क्रीन की कितनी दे रखी है? 600 पिक्सल। तो ये 800, 600 ऐसे ले गए, तो ये आपकी रेक्टेंगुलर स्क्रीन हो गई। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन हो गई। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको ना सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो सर्कल ड्रॉ करना है उसमें आपको पॉइंट लेना है, ए पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चा 100 और 150, यानी कि ये 100, ये रहा 100 और 150 कहाँ होगा? यहाँ पर 100 और 200 के बीच में 150 होगा। तो यहाँ पर ये 100 और यहाँ पर ये 150, यानी कि यहाँ पर ये सेंटर होगा बच्चा आपका, ये सेंटर होगा ए ए सेंटर होगा, है ना। अब इसको सेंटर मानिएगा, इसको सेंटर मानिएगा और यहाँ से आप क्या करिए सर्कल ड्रॉ करिए और उस सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए? 80 पिक्सल्स होना चाहिए। तो आपको देखिए कंपास चाहिए होगा, तो यहाँ पर 80 पिक्सल्स, ये 100 पिक्सल्स है, तो यहाँ पर ये जो छोटी वन लाइन दिख रही है ना आपको, तो ये 10 के बराबर है ना मेरी। तो यहाँ पर 2 लाइंस कम ले लीजिए तो 80 पिक्सल्स आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इतना मेरा आ रहा है, तो आप ध्यान से बना लीजिएगा। तो ये सेंटर हमने देखा, ये मेरा सेंटर था। अब इस ए को आप सेंटर मानिए, ए पॉइंट को, और आप एक सर्कल बना दीजिए। तो ध्यान से देखिए सर्कल बनाइएगा। यहाँ पर देखिए मेरा ये हिले ना।
देखिए ये सर्कल बन गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या दे रखे थे, 100 और 150, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ओके, ये हो गया आपका, ये एक सर्कल बन गया। और दूसरा सर्कल दिया है आपको 250 और 230, बी पॉइंट देखिए कहाँ पर आएगा, 250 देखिए 200 और 300 के बीच में यहाँ पर 250 जाएगा, और 230 बच्चा 230, तो 230 यहाँ पर ये थर्ड लाइन होएगी, 200 के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए 250 और यहाँ पर 1 2 और ये 3 यहाँ पर जाएगा, है ना। ये सेंटर बनेगा मेरा, ये सेंटर बनेगा। तो इस सेंटर को मैं मान देती हूँ बी पॉइंट, ठीक है। अब इस सेंटर को लीजिए और 100 पिक्सल लीजिए, ठीक है, 100 पिक्सल लीजिए जरा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ये दूसरा कलर ले लिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 100 पिक्सल को ऐसे कंपास से मेजर करिए, ठीक है। अब यहाँ बी को सेंटर मानिए, बी देखिए फिर मेरा हिल गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 100 यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया, ठीक है, 100 पिक्सल रेडियस लेना है ना। तो बी को सेंटर मानिए और क्या करिए आप, क्या करिए यहाँ पर एक सर्कल जो है वो, दूसरा सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो देखिए मैं दोबारा से, इतना ही है मेरा, हाँ ठीक है। तो ये देखिए, आप भी ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा बन गया। अब बी पॉइंट को यहाँ पर मैं इसके बी पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट साइड में लिख देती हूँ 250 और 230, ठीक है, 250 और 230। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये मेरे दोनों सर्कल्स बन गए ए पॉइंट और बी पॉइंट से, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख दिए हैं। आगे आपको बोला है बेटा, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, क्या क्या सर्कल का कोई भी पार्ट जो है वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है। आप देख रहे हो क्या कोई स्क्रीन से बाहर निकल रहा है कोई सर्कल, नहीं, नहीं ना। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, नो, no any part of either circle not lie outside the screen, स्क्रीन से बाहर किसी भी सर्कल का कोई भी पार्ट नहीं जा रहा है बाहर, है ना। सेकेंड पार्ट का आंसर देना है, क्या बोला है, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यस, these two circles intersect each other, yes, two circles intersect each other। तो इतना सा आपको आंसर देना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये फिगर बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, लेकिन ये बहुत इजी है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का। हमें दिया है प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, इज ABCD अ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो आपको बेटा ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बोला है कि ना इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट करिए कोऑर्डिनेट प्लेन में, और बोला है कि क्या ये ABCD मिलकर स्क्वायर बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो क्यों, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। और आपको उस स्क्वायर का एरिया भी निकाल कर बताना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में इन चारों पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए बच्चा 2,1। तो देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर इधर देखिए आएगा तो 2 और ये 1, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2,1। तो ये ए पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिख देती हूँ 2,1। नेक्स्ट क्या है, बी पॉइंट दिया है -1,2, तो -1,2 यहाँ पर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं -1,2, इसका नाम हो जाएगा बी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सी पॉइंट क्या है, -2, -1, तो -2 यहाँ पर है, -2, -1, तो यहाँ पर ये आएगा आपके पास, तो इसका नाम है सी पॉइंट।
-2, -1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है D पॉइंट 1, -2, तो ये 1 और यहाँ पर नीचे -2, तो 1, -2, 1, -2। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए जरा, तो देखते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट्स को मैं मिला देती हूँ। अब आपको बताना है कि क्या ये ABCD मिलकर जो है ये स्क्वायर बना रहे हैं। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, आप खुद ही सोचिए कैसे करेंगे। तो अब स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब कोई भी ये देखिए स्क्वायर कैसे होगा, अगर हमारी ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, है ना। ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और इनका डायगोनल एक दूसरे के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर है। अब कैसे निकालेंगे चारों साइड्स, हम क्या करेंगे बेटा, हमें चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो दे ही रखे हैं, हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और हम क्या करेंगे AB BC CD DA इन सभी साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे क्या सभी बराबर आ रहे हैं, और डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे क्या क्या ये डायगोनल्स जो है एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होने वाला है, डिस्टेंस फार्मूला यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आप वही लिख लीजिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले AB निकालेंगे हम। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ AB। तो मैं ना साइड में यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखती जाती हूँ ताकि आपको ना दिक्कत ना आए। देखिए 2, 1 और B पॉइंट के दे रखे हैं -1, -2। तो नाम दे देती हूँ x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर करते हैं, x2 कितना है -1, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चा आपके पास अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 + 1 यानी कि अंडर रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया। चलिए अगला करते हैं, आगे है हमारे पास BC। तो करते हैं BC निकालते हैं। B पॉइंट क्या है हमारे पास -1, -2। C पॉइंट क्या है -2, -1। तो x1 y1 x2 y2। आपको ऐसे नहीं करना है नेमिंग देके, आप डायरेक्ट फटाफट कर सकते हो, तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स लिखकर दोनों का नाम दे दे रही हूँ ताकि इजी रहे। अंडर रूट x2 कितना है -2, x1 कितना है बच्चा -1, तो -1 ऐसे हो जाएगा प्लस y2 -1 y1 -2 हो जाएगा। ये 2 है ना तो बीच में तो माइनस का साइन लगेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 1 + 9 आपके पास √10 यूनिट्स आ गया निकल कर, है ना, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे C से लेकर D तक का डिस्टेंस। तो C से लेकर D तक का डिस्टेंस निकालते हैं हम। यहाँ पर आ जाएगा बेटा C कितना है -2, -1। D कितना है 1, -2। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ओके, अंडर रूट x2 कितना है बच्चा 1 और -2 है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 माइनस का साइन फॉर्मूले का और -1 है ना, तो ये इसका होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 + 1। तो ये √10 यूनिट्स आ गया, √10 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं साइड हमारे पास है D से लेकर A, है ना। तो D से लेकर A, तो ये DA लिख लेती हूँ मैं।
तो यहाँ पर बेटा डी कितना है मेरे पास 1, -2, ए कितना है मेरा 2, 1। इसको नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 2 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये माइनस फॉर्मूले का और माइनस का 2 है ना, माइनस फॉर्मूले का और -2। तो यहाँ पर देखिए ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर आपके पास 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √1 प्लस 9 यानी कि √10 यूनिट्स, √10 यूनिट्स। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी सारी साइड्स जो है मैं देख रही हूँ वो इक्वल आ रही हैं, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल आ रही है। अब हमें क्या करना है, डायगोनल निकालना है। डायगोनल देखिए हम क्या निकालेंगे, बी से लेकर डी तक का और ए से लेकर सी तक का, तो बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, -1, -1, 2 और डी क्या है आपके पास 1, -2। तो ये x1 y1 x2 y2। तो अंडर रूट 1 -1 का ये होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, -2 ओके। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास √1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 16। तो यानी कि ये आ गया 4 + 16 कितना आया आपके पास √20, √20 यूनिट्स, ये आ गया। अब लास्ट डायगोनल है AC भी निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो AC के क्या है हमारे पास, यहाँ पर रहने जगह नहीं है, तो देखिए मैं यहीं पर देख लेती हूँ। AC यानी कि -2 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 16 + 4 यानी कि √20 यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चा सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, √20, ठीक है, और √10 आपकी सारी साइड्स निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो ये मेरा जो ABCD होगा ये क्या होगा, मेरा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा भी था कि क्यों है ये, क्योंकि हमारी सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं और हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हमारा ABCD जो है एक स्क्वायर है। तो चलिए इसको वर्डिंग्स में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज AB = BC = CD = DA, चारों साइड्स इक्वल है। एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, BD = AC। सो ABCD is a स्क्वायर। तो हमारा ABCD जो है वो एक स्क्वायर है। आपको इस स्क्वायर का एरिया भी निकाल कर बताना है लास्ट में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर, साइड कितना निकल कर आ रहा था हमारा √10। तो यहाँ पर देखिए √10 का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास। तो देखिए एक बार आप ये देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।